हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक लेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं या ईथर की रासायनिक गुण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के ईथरों के रासायनिक गुण एक साथ पढ़ेंगे और दोनों को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले इनको हम डिवाइड कर लेते हैं दो वर्गों में। पहले वर्ग में हमको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रिया हमको पढ़नी है। यानी ईथरों में जब कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है तो कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं तो इनको हम जानेंगे एरोमेटिक ईथर्स में। तो चलिए लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रियाएं। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रियाएं होती हैं तब क्या होता है। ईथर जैसे ROR, ये ईथर लिखा हुआ है तो इसका एग्जाम्पल जैसे ये हो गया CH3OCH3। तो इसमें इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में चाहे ये बॉन्ड ब्रेक हो, चाहे इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो इन बॉन्ड ब्रेकिंग की जो है रिएक्शंस है वो हमको पढ़ना है। पहले स्टेप में देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ईथरों की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। ईथरों की काहे से कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। अच्छा, हाइड्रोजन हैलाइडों की जो सक्रियता का क्रम है ईथरों से वो हम देख लेते क्या होता है। पहले सबसे पहले तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, फिर होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर इससे कम होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl। तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा किसके रिस्पेक्ट में, ईथरों के लिए। तो हम मोस्ट कॉमन इन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है यानी HCl होता है, ये ईथरों से बहुत देर में रिएक्शन करता है और ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ये ऑर्डर है तो हम सबसे पहले इनका जो है लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसके बारे में पहली चीज़ तो हम एक ये जान लेते हैं कि सममित ईथर हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं। सममित ईथर हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया करके क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे। देखते हैं कैसे। तो इसका एग्जाम्पल ये है, हमने मान लिया सममित ईथर ROR है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है HX। इसको दोनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड के दो अणुओं से जब ये रिएक्शन करेगा तो एक ये एल्किल ग्रुप, दूसरा ये एल्किल ग्रुप, ये क्या करेंगे, दो हैलोजन से रिएक्शन करके बनाएंगे 2RX। दो एल्किल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन 2RX बन गए, प्लस साथ में क्या हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचे, वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को साथ में लेके क्या बनाएंगे, H2। ये हो गया। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एल्किल की जगह पे हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो CH3OCH3 बन जाएगा, प्लस 2H। X की जगह पे हमने कहा HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ईथर के रिस्पेक्ट में, तो हमने ले लिया HI। अब ये दो मेथिल, दो आयोडीन, ये बन जाएंगे 2 मेथाइल आयोडाइड यानी 2CH3I, प्लस दो हाइड्रोजन यहाँ बचे, एक ऑक्सीजन H2O, ये बन गया। ये क्या है, ये है डाई मेथिल ईथर। क्या नाम है इसका, डाई मेथिल ईथर। और ये है, ये हाइड्रोजन हैलाइड में कौन सा हैलाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या बना, ये बना मिथाइल आयोडाइड, ये प्रोडक्ट हो गया मिथाइल आयोडाइड। तो पहली रिएक्शन हो गई। दूसरा, अगर यहाँ पे जो ईथर आपने लिया है, यहाँ पे जो एल्किल है वो एल्किल की बजाय एरिल हो जाए, यानी एरोमेटिक ईथर है, तो फिर क्या होगा उसके बारे में देखिए। सेकेंड स्टेप में अगर ROR की बजाय हो जाए AROR, यानी ये एरोमेटिक ईथर हो जाए, AROR प्लस इसकी रिएक्शन अगर हम HX से कराएंगे तो फिर क्या होगा। इसकी रिएक्शन जब HX से हम कराएंगे तो चूंकि एरोमेटिक यानी एरिल ग्रुप यानी फेनिल ग्रुप के साथ में जब ऑक्सीजन लगी होती तो ये बॉन्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ब्रेक नहीं होता है। तो फिर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, तो एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जो एल्किल ग्रुप है वो क्या बनाएगा, वो हैलाइड बनेगा। कहने का मतलब ये बन जाएगा AROH प्लस RX।
ये क्या बना, ये बनेंगे फिनॉल। जाहिर सी बात है, बेंजीन रिंग से सीधा सीधा अगर OH ग्रुप अटैच है तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिनॉल हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं C6H5 यानी बेंजीन रिंग लेते हैं, एरोमेटिक ग्रुप, ये O हो गया और फिर ये यहाँ पे हमने ग्रुप ले लिया CH3। तो अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये इस बॉन्ड की अपेक्षा ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए। तो यहाँ पे HI से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हमेशा ये एल्किल एरिल ईथर में जब भी हम HX से रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा एक प्रोडक्ट फिनॉल होगा, दूसरा एलिफेटिक आयोडाइड बनेगा। तो ये C6H5OH, C6H5OH कहने का मतलब ये O पहले से, H इसमें जुड़ जाएगा, ये बन गया फिनॉल पहला। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहाँ पे मेथाइल ग्रुप है, ये आयोडीन यानी हाइड्रोजन को कैरी करेगा और ये बन जाएगा CH3I, यानी जो एरोमेटिक ग्रुप है वो फिनॉल बनाएगा, जो एलिफेटिक ग्रुप लगा हुआ है ईथर का वो क्या बनाएगा, वो आयोडाइड यानी हैलाइड बनाएगा। तो ये फिनॉल बन गया, ये हो गई दूसरी रिएक्शन। तो इसको रफ कर दें। इसके बाद में तीसरी जो बात इसमें आती है वो कौन सी बात है, आपने सबसे पहले कहा था सममित ईथर जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो अगर असम्मित ईथर रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, सपोज कर लेते हैं ROR', ये है असम्मित ईथर। और यहाँ पे एक चीज़ हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि जो R' है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, वो छोटे एल्किल समूह R से बड़ा है, यानी R' ये बड़ा समूह है, ये छोटा समूह, इसमें ये बड़ा समूह है, छोटा समूह। तो अब ये हो गया असम्मित ईथर। इनकी रिएक्शन जब आप कराएंगे HX से तब क्या होगा, यानी हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो क्या होगा। तो इसमें अब देखिए दोनों तरफ अब असम्मित हो गया, तो अब आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि हम हाइड्रोजन को किस एल्किल ग्रुप के साथ लें और हाइड्रोजन किस एल्किल ग्रुप के साथ में लें। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बड़ा एल्किल ग्रुप है, जो बड़ा एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को कैरी करेगा यानी वो एल्कोहल बनाएगा, और जो छोटा एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो हैलाइड बनाएगा। तो आपको ये लिखना है, ये बनेगा RX प्लस R'OH, RX प्लस R'OH बन जाएगा। ये बनेगा, छोटा एल्किल समूह बनाएगा हैलाइड और बड़ा एल्किल समूह क्या बनाएगा, एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका ये CH3O CH2 CH3 कहने का मतलब इस एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है, मेथाइल है, इसमें 2 कार्बन है, ये कौन सा ग्रुप है, एथाइल समूह या एथिल समूह है। इनकी रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो क्या बनेगा, जो बड़ा एल्किल समूह है वो ऑक्सीजन को साथ में कैरी करेगा और हाइड्रोजन को लेके बनाएगा एथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH प्लस छोटा एल्किल समूह है CH3, ये आयोडीन कैरी कर लेगा, ये बना लेगा मेथाइल आयोडाइड यानी CH3, ये मेथिल आयोडाइड बना, ये बना एथिल एल्कोहल। ये बात हो गई। इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, तो मैकेनिज्म इसकी जो है SN2 क्रियाविधि को अनुसरण करती है, जैसे हमने हेलोएल्केन में आपको बताया था, उसी से आपको दिखानी है। ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी SN2 मैकेनिज्म होती है इसकी, और ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में होती है, वो आप दिखा लेंगे। इसके बाद में हाँ, ये जो रिएक्शन होती है इसके बारे में एक चीज़ और आपको बहुत जानना आवश्यक है कि इसमें क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री, जो प्राथमिक और द्वितीयक ईथर हैं तो उनके लिए ये बात लागू है। प्राथमिक और द्वितीयक जो ईथर हैं उन पर ये बात लागू है कि जो छोटा एल्किल समूह होगा वो हैलोजन कैरी करेगा और जो बड़ा एल्किल समूह है वो क्या कैरी करेगा, वो एल्कोहलिक ग्रुप कैरी करेगा। लेकिन अगर ईथर में कोई तृतीयक एल्किल समूह मौजूद है तो बात हो जाएगी बिल्कुल इसके उल्टा, यानी तृतीयक एल्किल समूह होने पर जो तृतीयक एल्किल समूह है वो कैरी करेगा हैलोजन और जो छोटा समूह है वो कैरी करेगा एल्कोहलिक ग्रुप। उसको हम दिखाते हैं अगली रिएक्शन के द्वारा, यानी जो चौथी रिएक्शन आपकी बनेगी वो क्या होगा, उसमें होगा एग्जाम्पल ही इसका ले लेते हैं
सपोज करते हैं CH3 तृतीयक ब्यूटिल, ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल और मेथिल ईथर, इसका क्या नाम है, ये तृतीयक ब्यूटिल समूह है इतना, तो तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जब HI से, तो क्या होगा, HI से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पे ये छोटा एल्किल समूह है, बड़ा एल्किल समूह, तो जो बड़ा एल्किल समूह है वो क्या करेगा, तृतीय के केस में जो तृतीयक एल्किल समूह है वो हैलोजन को कैरी करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे बनेगा तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पे होगा I प्लस जो छोटा एल्किल समूह है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी वो एल्कोहलिक ग्रुप बियर करेगा, ये हो जाएगा CH3OH, ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो तृतीयक, ये जब मैकेनिज्म इसकी आप दिखाएंगे तो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन बनेगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन वो प्राथमिक से अधिक स्थायी होता है, और जो अधिक स्थायी कार्बोधनायन है वो क्या करेगा, ये तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन ये SN2 क्रियाविधि को नहीं फॉलो करता है, बल्कि ये किस क्रियाविधि को फॉलो करता है, ये SN1 क्रियाविधि को फॉलो करता है। ये क्रियाविधियाँ आपको पहले चैप्टर यानी हेलोल्केन हेलोरिन में बताया जा चुका है। तो SN1 क्रियाविधि को जब ये फॉलो करेगा तो फिर ये क्या करेगा, ये एल्कोहलिक ग्रुप ना बेच करके बल्कि क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा, ये है इसका रीजन। तो ये हो गई पहली कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन की अभिक्रियाएं, जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 प्रकार की रिएक्शन है इसके अंतर्गत, उनको आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो दूसरा है वो हम देखते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरे में आपको पढ़ना है जो एरोमेटिक ईथर हैं उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें पहले आपको देखना है कि सपोज हम करते हैं ये कोई है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये है एरोमेटिक ईथर। तो इसमें क्या होता है, ये जो CH3O CH3 कहने का मतलब जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा, एल्कोक्सी ग्रुप, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को तो इसमें हो जाएगा अनुनाद। तो इसमें अनुनाद कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही अनुनाद होता है जैसे आपने फिनॉल में पढ़ रखा है। फिनॉल में कैसे आपने पढ़ रखा है, फिनॉल में ये अनुनाद होता है OH, इसमें भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस टाइप से फिनॉल में रेजोनेंस होता है उसी टाइप से इसमें भी रेजोनेंस होगा, और उसी बेस पे ये आपने पहले से पढ़ रखा है कि ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी एल्कोहली समूह का बेंजीन रिंग पर आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। उसी प्रकार जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसका बेंजीन रिंग पे आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है, जिसके कारण जो इसके प्रोडक्ट्स हैं तो वो एक तो आर्थो व्युत्पन्न बनेंगे और दूसरे पैरा व्युत्पन्न बनेंगे। कौन से होंगे उसको हम देखते हैं। तो इनकी अभिक्रियाओं को दिखाने के लिए पहला हम देखते हैं हैलोजनीकरण यानी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या करना है आपको, सपोज ये करते हैं OCH3, इसका नाम आपने बताया था मेथिल फेनिल ईथर, या इसी को आपने कहा था एनिसोल। क्या आपने कहा था इसको, एनिसोल। तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी इसका हैलोजनी आप हैलोजनीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में। तो इसका हैलोजनीकरण होगा, एक तो आर्थो व्युत्पन्न बनेगा, दूसरा पैरा व्युत्पन्न बनेगा। क्या होगा, एनिसोल तो बना ही है, तो इसमें OCH3, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक ये। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक हाइड्रोजन हटेगा पैरा पोजीशन से,
यानी ऊपर तो OCH3 बनेगा ही, यहाँ पैरा पोजीशन से हट जाएगा और यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ जाएगी। जो हाइड्रोजन हटेगा वो इस ब्रोमीन को लेके क्या बनाएगा, वो बनाएगा HBr, ये बनेगा। यानी एक आर्थो व्युत्पन्न और दूसरा पैरा व्युत्पन्न। नाम इसका क्या देंगे, आर्थोब्रोमो एनिसोल, इसका पैरा ब्रोमो एनिसोल। आर्थोब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये कर लेंगे आप। चलिए, तो इसके बाद हैलोजनीकरण के बाद में अगर दूसरा हम बात करें इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपने 11th में भी पढ़ी है और आपने बताया है कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है तो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उत्प्रेरक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3। तो इसको देखते हैं, ये OCH3 एनिसोल है, तो इसका हम करेंगे एल्किलीकरण, यानी मेथिल क्लोराइड से इसकी क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या होगा, आर्थो एक बार आर्थो पोजीशन से हटेगा, दूसरी बार पैरा पोजीशन से, तो ये बन जाएगा एक बार आर्थोमेथिल एनिसोल, दूसरी बार पैरामेथिल एनिसोल, ये बन जाएगा आर्थोमेथिल एनिसोल, दूसरी बार पैरामेथिल मेथिल। यानी एक बार आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरी बार पैरा। जो हाइड्रोजन हटेगा वो इस हाइड्रोजन को लेके फिर क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इसी तरह से जब एल्किलीकरण, ये तो होता है एल्किलीकरण, क्या होता है, एल्किलीकरण यानी एल्काइलेशन। और जब इस कंपाउंड की जगह पे आप ले लेते हैं CH3COCH3 यानी एसिल क्लोराइड, तो फिर इसको आप कहते हैं एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में क्या होता है, जो एसिल समूह है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो यहाँ पे जुड़ गया, तब इसको आप कह सकते हैं आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और इसको आप कहेंगे पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये बन जाएगा। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाएंगी और बिल्कुल सेम है जैसे आपने पढ़ी हुई हैं फिनॉल में। और तीसरा जो है वो इसके बाद में नाइट्रीकरण अगर आप करना चाह रहे हैं, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण आप जानते हैं नाइट्रो समूह का जोड़ना, तो ये है मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। इसका नाइट्रीकरण आपको करना है HNO3 के द्वारा। वो कैसा होना चाहिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रीकरण करने के लिए आपको रिजल्ट याद रखना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जब एरोमेटिक कंपाउंड से कराएंगे तो फिर हमको नाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे, यानी उसका नाइट्रीकरण हो जाएगा जो कंपाउंड लेंगे। तो यहाँ पे एक बार आर्थो पे, दूसरी बार पैरा पोजीशन से। OCH3 यहाँ पे पहली बार NO2 जुड़ेगा, आर्थो नाइट्रो एनिसोल। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार OCH3 तो है, अब पैरा पोजीशन से नाइट्रो हट जाएगा, तब ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा यहाँ से OH जो बचेगा उस हाइड्रोजन निकलने वाले के साथ में क्या बनाएगा, जल। तो ये हो गया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण एनिसोल का नाइट्रीकरण करने पर आर्थो नाइट्रो एनिसोल और फिर पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी एंड हो गया। अब नया चैप्टर शुरू किया जाएगा और इस चैप्टर में बस इतनी ही रिएक्शन। थैंक्स।